थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन। बोला मत करो। पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था क्या? थर्मल एक्सपेंशन, यही बताया था ना बेटा? क्या बताया था? थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज को आप हीट करते हो तो उसकी साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो आप कह सकते हो इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज होना। यही हमारा क्या कहता था? थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड में तीन टाइप का एक्सपेंशन था बेटा। तीन टाइप का एक्सपेंशन था ना। एक क्या था मेरा? लीनियर एक्सपेंशन। सबसे फर्स्ट तो हम यही पढ़े थे बेटा। और फर्स्ट में सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन लेंथ, है ना? यानी लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सपेंशन। और क्या था मेरा? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट एंड डेल्टा टी। क्लियरली हमारा सेकंड क्या था बेटा? सेकंड हमारा एक्सपेंशन क्या था? सुपरफिशियल एक्सपेंशन ना। सुपरफिशियल। यस सर। सुपरफिशियल एक्सपेंशन में क्या था? द इंक्रीज इन। इंक्रीजिंग एरिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन, है ना? एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ओरिजिनल एरिया और डेल्टा। लो, या इसको आप क्या बोल सकते हो? क्यूबिकल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम लोग क्या पढ़े थे? डेल्टा वी इज इक्वल इज टू इक्वल्स गामा, टू। है ना? वी नॉट और क्या था? डेल्टा टी। ठीक है ना? अल्फा बीटा या गामा तीनों नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना? और मैंने ये भी बताया था कि चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, इनकी यूनिट क्या होगी बेटा? पर केल्विन। पर केल्विन, है ना? क्योंकि टेम्परेचर ही नीचे रह जा रहा था ना। तो आप कह सकते हो कि यूनिट क्या हो जाएगी? पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है ना? अच्छा, बीटा का क्या रिलेशन था अल्फा के साथ? बीटा इज इक्वल टू टू क्या था? अल्फा। अल्फा। टू अल्फा। और गामा इज इक्वल टू क्या था बेटा? थ्री थ्राइस ऑफ, अल्फा। है ना? यही था ना। वैसे आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। जनरली बीटा क्या है ना? बीटा क्या है यहाँ पर? एरिया का कोफिशिएंट है, यानी कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब इंक्रीज इन एरिया। तो एरिया कितने लेंथ से मिलकर बना होता है बेटा? दो लेंथ से मिलकर बना होता है ना, है कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ट्वाइस ऑफ अल्फा हो गया। सिमिलरली वॉल्यूम, है ना? तो ये अल्फा क्या है, गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम का एक्सपेंड कोफिशिएंट है ना। तो वॉल्यूम कितने चीजों से मिलकर बना है? तीन चीजों से, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसलिए क्या हो जाएगा? थ्राइस ऑफ अल्फा। ठीक है ना? अच्छा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, ये कितना होगा? सर 1:2 वन रेशो टू रेशो थ्री। 1:2:3। दैट इज द अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? क्लियर है? ठीक है ना? ये प्रीवियस क्लास में हमने इतना डिस्कस किया था। अब यहां पर बेटा थर्मल स्ट्रेस, कोई बता सकता है थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस हेयर? स्ट्रेस तो समझते हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? सब प्रेशर ड्यू टू हीट। अब प्रेशर नहीं कह सकते। बेसिकली स्ट्रेस को आप प्रेशर में नहीं डिफाइन। प्रेशर बेसिकली होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे स्ट्रेस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, यानी फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यही था ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मान लो पढ़े हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर दो वाल है बेटा। ये क्या है? दो वाल है। अब इस दो वाल के बीच में मैंने क्या रखा है? रड को रख दिया है। और बिल्कुल फिक्स है ये रड जो है ना, ये दोनों वाल के बीच में फिक्स है। और इसकी लेंथ मान लो इनिशियली एल है ना? बिल्कुल फिक्स है, यानी यहां पर ये रड जो है फिक्स है। अब आप क्या कर रहे हो? इस रड को क्या कर रहे हो बेटा? आप हीट कर रहे हो। दे धनाधन इस रड को मैंने क्या करने लगा? हीट करने लगा। अब मैं इस रड को हीट करूंगा तो क्या होगा मुझे बताओ? ये रड एक्सपैंड होना चाहेगा। लीनियर यस सर। एक्सपेंशन आप लोग पढ़े हो। द रड वांट टू बी एक्सपैंड। लेकिन ये रड जब एक्सपैंड होना चाहेगा तो क्या इसके पास इतनी जगह है कि एक्सपैंड हो सके? नहीं है, क्योंकि वो तो दो वॉल्स के बीच में फिक्स है। यानी ये रड जो है ना, इस ये एक्सपैंड होना चाहेगा, यानी इधर की तरफ ये फैलना चाहेगा। लेकिन वाल क्या करेगा? इसके ऊपर इधर से फोर्स एक्सर्ट कर देगा, बिकॉज देर इज नो एनफ स्पेस। ये तो फैलना चाह रहा है, आप इसको हीट दे रहे हो। दे वांट्स टू इंक्रीज, बट they are in between, fixed between the walls, तो there no enough space to increase। इनके पास इतनी जगह नहीं है कि ये फैल सके। अब दीवार क्या करेगा बेटा? इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। इधर लगाएगा कि नहीं लगाएगा?
ये लगाएगा, रड लगाएगा दीवार पर, और दीवार रिएक्ट कर देगा फोर्स पर। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये रड है, अब ये रड एक्सपैंड होनी चाह रही है, लेकिन इस पर वाल क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगा दे रहा है ना, दोनों साइड से फोर्स लगा देगा। अब ये फोर्स जो लग रहा है तो इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो डेट इज नोन एज स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू हीट, आपने इसको हीट किया, इस हीट की वजह से एक्सपेंशन होना चाहा, लेकिन एक्सपेंशन होने के लिए जगह नहीं है, तो देन द वॉल एक्सर्ट फोर्स ऑन द रड, रड इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल, देन वॉल इज आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द रड, तो डेट इज नोन एज स्ट्रेस, है ना। ये इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेस। अब यहां पर मैं लगाऊं कि इनिशियल लेंथ इसकी तो एल है ही बेटा, इनिशियल लेंथ इस रड की कितनी है, एल है। अगर ये रड बढ़ना चाह रहा है तो कितना बढ़ेगा ये, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या लगाओगे, अल्फा एल डेल्टा टी, यही होगा ना, है ना। अब यहां पर कर लो आप, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा डेल्टा टी। अब कोई आदमी बता सकता है मेरे को यहाँ पर कि डेल्टा एल बाई एल क्या होगा, व्हाट इज दिस, स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रेन भी कर सकते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो मान लो कि इस रड की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस वाई है, तो मैंने ले लिया यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्या होता है बेटा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है ना। तो यहां पर डाल दो यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा ना, यहां से मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन को पुट कर दिया। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताइए, यंग मॉडुलस अल्फा, मॉडुलस डेल्टा टी। कितना स्ट्रेस जो है इस रड में डेवलप होगा, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे देख लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मच फोर्स इज डेवलपिंग इन द रड, रड में फोर्स कितना डेवलप होगा, है ना, तो मान लीजिए कि ये तो रड है ही, ठीक है ना, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैं उसको ए मान लेता हूं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, अभी मेरे पास फॉर्मूला क्या आया है बेटा, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या आया है, यंग मॉडुलस डेल्टा टी, ठीक है। तो अब फोर्स मेरे को निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू, ऑन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेस यंग इंटू मॉडुलस, एरिया, है ना। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस कितना है, यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी इंटू क्या हो जाएगा, एरिया। तो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यंग मॉडुलस एरिया अल्फा डेल्टा टी, यानी इस रड में इतना फोर्स जो है डेवलप होगा। स्ट्रेस कितना डेवलप होगा वो भी मैंने बता दिया, फोर्स कितना डेवलप होगा ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, यानी आप हीट कर रहे हो रड को, तो हीट कर रहे हो तो ये एक्सपेंड होना चाह रहा है, बट इसके पास एनफ जगह नहीं है ना, तो एनफ जगह नहीं है, तो एक्चुअली दे आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द वॉल, रड वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, वॉल इस पर ऐसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसको दबाने के लिए कि भैया जगह नहीं, इधर इधर तुम नहीं फैल सकते, है ना। तो यहां पर स्ट्रेस तो डेवलप हो रहा है, लेकिन कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज डेवलपिंग हियर। अच्छा, स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल भी दो टाइप का होता है, एक होता है compressible. बेटा Tensile होता है, compressible. तो अगर आप दबाते हो तो यहाँ दीवार क्या कर रही है, उस रड को दबा रही है, तो यानी कि आप हीट कर रहे हो तो इस पर ऐसे फोर्स लगेगा, क्योंकि दे हैव नो एनफ, दे आर फिक्स एट दिस पॉइंट, दे आर नो एनफ स्पेस टू एक्सपैंड, तो दीवार क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगी, भैया अपनी जगह पे रहो, हमारे पास जगह नहीं है, यू कांट एक्सपैंड, है ना। तो दैट्स व्हाई स्ट्रेस इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द रड। और ये कौन सी स्ट्रेस हो रही है, देखो ये इधर से फोर्स लग रहा है वाल की, तो अगर आप हीट करते हो किसी रड को, हीट करने का मतलब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तब उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। इससे सवाल आते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सिमिलरली आप कूल करोगे, मान लो एक तो हीट कर रहा हूं, रड लगा हुआ है वैसे ही, है ना, रड लगा हुआ है यहां पर, लेकिन मैं इस रड को कूल कर रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, तो ठंडा करने पर बॉडी क्या होती है, उसकी साइज घटती है, थोड़ा बहुत जो भी वो श्रिंक करती है ना,
है ना, कूल करने पर बॉडी की साइज श्रिंक करती है, तो ये रड श्रिंक होना चाहेगा। तो अब ये तो दीवार के बीच में फिक्स है भाई, दे इफ यू वांट टू श्रिंक, मान लो यहाँ तो दीवार इसको फिक्स रखे हुआ है, अब इसको ठंडा करोगे तो ये रड सिकुड़ना चाहेगी, सिकुड़ना चाहेगी तो क्या दीवार इसको सिकुड़ने देगा? ना तो इसको एक्सपैंड होने देगा क्योंकि ये फिक्स है, ना तो इसको एक्सपैंड होने देगा, ना इसको श्रिंक करने देगा। अब ये श्रिंक करना चाहेगा तो दीवार इसको बाहर की तरफ खींचेगा कि भैया तुमको श्रिंक नहीं करना है कि नहीं। ये रड अपना चाहेगा ऐसे आना, रड चाहेगा ऐसे आना, लेकिन दीवार यानी फोर्स वॉल बाई फोर्स ऐसे लग जाएगा दोनों साइड, अभी भी स्ट्रेस डेवलप होगा ना। इफ यू कूल देन द रड वांट्स टू श्रिंक बट द वॉल exerted force to maintain its original length, वो चाहेगा नहीं भैया तुम मेरे से फिक्स हो, तुम आगे पीछे नहीं जा सकते। अब यहां पर बताओ कौन सी स्ट्रेस लग रही है, अगर मैं कूल कर रहा हूं तो फोर्स किधर लग रही है, वॉल के थ्रू इधर, तो ऐसे जब फोर्स लगता है तो कौन सी स्ट्रेस डेवलप होता है? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल। तो इस कंडीशन में क्या डेवलप होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। ये याद रखिएगा कि अगर किसी रड को हम हीट कर रहे हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, दैट उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, वो फॉर्मूला स्ट्रेस निकालने का हमेशा यही लगेगा, उसमें मतलब नहीं है ना, फॉर्मूला स्ट्रेस चाहे कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो यही लगेगा। बट अगर मैं कौन सा लग रहा है, कंप्रेसिव लगेगा कि टेंसाइल लगेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इफ यू आर हीटिंग देन कंप्रेसिव, इफ यू आर कूलिंग देन टेंसाइल। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ये आपने क्या किया है लास्ट वाला स्टेप में? अभी बताता हूं, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। अ कॉपर बार इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, हीटिंग ऑफ द बार विल डेवलप। एक कॉपर बार है, दोनों एंड से फिक्स्ड है, हीटिंग ऑफ द बार विल डेवलप। क्या आंसर होगा बेटा यहाँ पर? कंप्रेसिव स्ट्रेस। हीटिंग का मतलब कंप्रेसिव। ऑप्शन नंबर कितना होगा बेटा? डी। यस, वेरी गुड। हाँ पूजा बेटा बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? सर ये जो आपने ये फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्यों आया? एक्चुअली बेटा ये रड इधर आना चाहेगा तो दीवार इसको इधर खींचनी खींचेगी, ये समझ रहे हो ना। ये एक्चुअली जो रड है, अगर आप इसको कूल करोगे बेटा तो ये रड सिकुड़ना चाहेगी, लेकिन वाल के बीच में फिक्स है तो वाल उसको सिकुड़ने नहीं देगा, तो वाल कैसे फोर्स लगाएगा? ऐसे फोर्स। ओके सर। ठीक है, तो आप समझ गए ना, ऐसे आंसर क्वेश्चन, ये इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ। समझ गए बेटा? तो आप ऐसे करके इसका ये निकाल सकते हो। ठीक है, माइक्रोफोन अनम्यूट रखिए आप अपना, इफ यू हैव डाउट देन यू कैन। अब यहां पर बेटा है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं या थर्मल कैपेसिटी किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कह रहा है क्या, हीट कैपेसिटी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। एक सब्सटेंस है मेरे पास, उसकी टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस राइज करा देनी। यानी अगर कोई भी सब्सटेंस, मान लो बेटा मेरे पास एक सब्सटेंस ए है, ठीक है ना, अब इसका क्या करना है भाई साहब, इसका टेम्परेचर मुझे राइज करा देना है ना। इस ए सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे राइज करा देना है, और टेम्परेचर राइज कितना से करा देना है? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर राइज करना है। तो इस 1 डिग्री सेल्सियस को राइज करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड इज सम अमाउंट ऑफ हीट। आपको इसको कुछ ना कुछ तो हीट देना पड़ेगा बेटा। तो ये जो हीट दे रहे हो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूं कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, यानी क्यू अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द substance, temperature of the substance through डेल्टा टी। एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर मुझे कितना राइज करना है? डेल्टा टी। और डेल्टा टी राइज करने के लिए मैंने कितना हीट दिया उसको? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू ले लीजिए यहां पर, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया। तो कह रहा है कि पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जो हीट आप दे रहे हो दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। आप क्या लिख सकते हो? एस ले लो, हीट कैपेसिटी को मैं एस मान लेता हूं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? जितना हीट आप दे रहे हो और जितना टेम्परेचर राइज हुआ उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
या पर डिग्री केल्विन कह लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ बात आ गई यहां तक? अच्छा, मेरे को ये हीट कैपेसिटी जो आ रहा है ना भाई, जैसे मान लो टेम्परेचर से तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा पर यूनिट टेम्परेचर निकालने के लिए। इसका यूनिट क्या होगा, मतलब अगर मैं हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट पूछूं आपसे, तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? फॉर्मूला जूल पर केल्विन। है ना? क्या दिया हुआ है बेटा? डेट हीट पर टेम्परेचर। तो हीट की इससे यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। और टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। तो आप क्या लिख सकते हो? जूल पर केल्विन या जूल केल्विन इनवर्स। अच्छा, और भी यूनिट्स हो सकती हैं, अदर यूनिट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा अदर यूनिट्स? कैलोरी पर सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है ना? हीट को आप कैलोरी में भी मेजर कर सकते हो, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, जूल पर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना सभी आदमी को? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, हीट बाई टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जितना आप हीट दे रहे हो, हीट गिवन बाई चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आप कह सकते हो स्पेसिफिक हीट, या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो या स्पेसिफिक। वहां हम क्या पढ़े बेटा? वहां हमने ये पढ़ा था कि पूरे सब्सटेंस को, जैसे ये पेन है, इस पेन को 1 डिग्री सेल्सियस मेरे को राइज करना है, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ द पेन। लेकिन इसी बात को मैं कहूं कि एक सब्सटेंस है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, लेकिन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस राइज कराना है। यानी अगर आपसे कोई स्पेसिफिक हीट पूछे, तो मैं बोलूंगा कि 1 ग्राम सब्सटेंस को, जैसे मान लो वाटर ही मान लो, यहां पर मेरे पास क्या है? वाटर है बेटा। अब इस वाटर के हीट को राइज कराना है मेरे को। कितना राइज कराना है बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस, है ना? कितने वाटर को? 1 ग्राम वाटर को, पूरे वाटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जो हीट की मेरी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो हीट आप दोगे, तभी 1 ग्राम वाटर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होने के लिए जो हीट चाहिए, वही हीट हमारा क्या कहलाएगा बेटा? स्पेसिफिक हीट कहलाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यानी अगर 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस मुझे राइज करना पड़ेगा, तो मुझे कितना हीट देना पड़ेगा? हाउ मच हीट आई हैव टू गिवन? मुझे कितना देना पड़ेगा बेटा? 4.2 जूल। इफ यू वांट कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो 4.2 जूल देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्या होगा, यानी कि कितना हीट किसी सब्सटेंस को दोगे, कितना हीट किसी सब्सटेंस को चाहिए, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, गेन या लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितना हीट किसी सब्सटेंस को लॉस होगा या कितना हीट गेन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एंड डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कितना मास है उस पर डिपेंड करेगा। ज्यादा मास होगा तो यू हैव टू गिवन मोर अमाउंट ऑफ हीट। अब दोनों को मैं मिला देता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। अब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे, तो हमको क्या डालना पड़ेगा बेटा? एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या आ गया? सी। यही जो कांस्टेंट स्मॉल सी आया, दैट इज नोन एज, ये स्मॉल सी क्या कहलाएगा बेटा? स्पेसिफिक हीट। यही जो कांस्टेंट मेरा आया है, इसी कांस्टेंट को मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक हीट। क्लियर है यहां तक? तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी स्पेसिफिक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू। अपॉन एम डेल्टा टी। यानी इससे, अब वैसे भी देखो, डेफिनेशन से भी आप निकाल सकते हो, हीट पर यूनिट मास, तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा, पर यूनिट टेम्परेचर तो टेम्परेचर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, जब तो डिवाइडेड बोथ हीट को पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। अच्छा, यहां पर ऐसा यूनिट बताओ बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट बताओ। सर जूल जूल केल्विन इनवर्स केजी के इनवर्स। केल्विन। हाँ, हीट का क्या हो जाएगा? जूल। तो क्या करोगे? जूल पर केजी और केल्विन, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल केजी इनवर्स, और क्या लिख सकते हो? केल्विन इनवर्स। या अदर यूनिट भी हो सकता है। अदर यूनिट क्या होगा बेटा बताओ? आप जूल पर ग्राम भी लिख सकते हो ना, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स,
या और भी यूनिट हो सकती है क्या, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब आते हैं बेटा मोलर। एक क्या पढ़े हम लोग, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में मैंने सिंपली बात किया है कि एक सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितने हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज हीट कैपेसिटी। सेकेंड हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया कि पूरे सब्सटेंस की बात अब नहीं हो रही है, अब 1 ग्राम सब्सटेंस यानी यूनिट मास कह लो, यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए मेरे को जो हीट चाहिए दैट इज स्पेसिफिक हीट। अब मेरा तीसरा टर्म आता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर का मतलब मोल, तो यहां पर क्या हो गया, 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस हीट राइज करने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस है उसको मेरे को क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस हीट राइज कराना है, तब दैट इज नोन एज, तो कुछ ना कुछ हीट चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका राइज कराने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी पर यूनिट मोल या पर मोल आप कह लो, पर मोल पर डिग्री सेल्सियस हीट जो चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट। मान लो कि n मोल्स है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट n मोल्स, अब मेरे को पता नहीं तो मैं ले लेता हूं n मोल्स, है ना, n मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, और इस n मोल सब्सटेंस को डेल्टा क्यू हीट चाहिए, रिक्वायर्स डेल्टा क्यू हीट टू रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेज करना है कितना, डेल्टा टी। तो मैं इसको सीएम लिख लेता हूं, बहुत सारा बुक में वो कैपिटल सी लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, तो मैं इसको सीएम लिख दे रहा हूं। तो सीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना हीट दे रहा हूं, टोटल हीट गिवन, कितना आप हीट दे रहे हो, डेल्टा क्यू, कितना पर यूनिट मोल, आपको 1 मोल में निकालना है तो आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ मोल पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है बेटा, ठीक है कि नहीं, सही है ना? अच्छा इसका ऐसा यूनिट बताओ, मोलर स्पेसिफिक हीट का, जूल पर मोल पर केल्विन। जूल मोल इनवर्स, क्योंकि पर मोल रखोगे और टेम्परेचर है तो केल्विन इनवर्स। अदर यूनिट्स भी हो सकता है, अदर यूनिट क्या हो जाएगा, कैलोरी मोल इनवर्स, और क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है कि नहीं, अदर यूनिट्स भी हो जाएंगे बेटा। एसआई यूनिट तो यही रहेगा, एसआई यूनिट तो सबका फिक्स है, लेकिन अदर भी यूनिट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कैसे निकालते हो, सर गिवन, गिवन मास गिवन अपॉन मोलर मोलर मास। है ना, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का आपका तरीका क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास कितना है बेटा, मान लेते हैं उसको स्मॉल एम, बाई मोलर मास या मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट भी आप बोलते हो, तो गिवन मास बाई मोलर मास, इसको मैं क्या मान रहा हूं, कैपिटल एम मान रहा हूं। अब यहां पे देख लो, यहां पे जो मेरा फॉर्मूला आया है सीएम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा क्यू बाई क्या है एन, एन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, गिवन मास बाई मोलर मास, है ना, इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा क्यू इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई गिवन मास इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, ऐसे बन गया, तो बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट हुई। तो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इतना को, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इतना जो पार्ट है मेरा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये तो। अभी देखो ना, अभी तो यहां तो किया तो मैं ना, अभी इसको मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता हूं, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको मैं लिख दिया स्पेसिफिक हीट इनटू क्या आ गया, मोलर मास, यानी एक रिलेशन आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वट एवर यू कैन सी, ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। यानी आप मोलर मास से स्पेसिफिक, मोलर हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक पे आ सकते हो, या स्पेसिफिक से आप मोलर पे जा सकते हो। सही है, किसी को कोई दिक्कत?
नहीं है, चलिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन 400 जूल ऑफ हीट आर एडेड टू 0.1 kg सैंपल ऑफ मेटल, its temperature increases by 20 degrees Celsius. What is the specific heat of the metal? 400 joule of heat are added. 400 joule heat मैंने ऐड किया कितने में? 0.1 kg सैंपल ऑफ मेटल, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, हाँ लक्ष्य। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्या निकालोगे? डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 400 जूल बाई एम। एम कितना है बेटा? 0.1। और राइज इन टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 20, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 400/2, क्योंकि एक पॉइंट से वो मेंटेन हो गया, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 200, है ना? यहाँ पे समझ रहे हो ना मैं कैसे 2 लिया हूं? और गेटिंग, यू ऑल आर अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर होगा ना बेटा? यहां तक किसी को कोई यस डाउट सर। नहीं है ना? चलिए ये देख लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, heat capacity is equal to the product of mass and gas constant, mass and a specific heat, latent heat and volume of water, है ना? mass and Avogadro number। यहां पर कौन सा आंसर होगा बेटा? बी नंबर। ओके विशाल, और कोई बता सकते हैं? बी। देखिए क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, सॉरी थर्मल हीट कैपेसिटी क्या आया है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, अभी आगे हम लोग बात किए हैं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, यही है ना? तो इस जगह पे तो आप एस पुट कर सकते हो, ये फॉर्मूला तो एस का हो जाएगा, यानी इसके जगह पे तो आप एस रख सकते हो। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बाई एम। ये क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट है, ध्यान रखिएगा, सी इज द स्पेसिफिक हीट, और एस क्या है बेटा? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी इंटू एम, यानी ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक हीट इंटू मास। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सीपीएमटी है ना? कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट पहले होता था, अब नहीं होता है। यहां पर दिया हुआ है, इफ टेम्परेचर स्केल इज चेंज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अगर आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ना लेकर फॉरेनहाइट में लेते हैं, देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, यानी स्पेस, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे वाटर की बात करोगे आप, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना है? अभी आगे पढ़ेंगे भी, वाटर का स्पेसिफिक हीट है 4.2 इंटू 10 पे 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 4.2। जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि मान लो 1 kg कोई सब्सटेंस है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 1। उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 हो गया ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो वहां 1000 हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो यही बात यहां पर पूछ रहा है कि इफ द टेम्परेचर स्केल इज चेंज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, अगर आप डिग्री सेल्सियस से यानी टेम्परेचर दिया डेल्टा टी निकालोगे, तो डिग्री सेल्सियस में उस टेम्परेचर को न रख के अगर फॉरेनहाइट में रखा जाए, तब न्यूमेरिकल वैल्यू टेम्परेचर का घटेगा, या सॉरी स्पेसिफिक हीट का क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, या कोई नहीं? क्या आंसर होगा? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबॉडी टेल मी? गलत या सही कुछ तो सोचे। सी नंबर, अच्छा, रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, और कोई? कोई भी आदमी, कोई को? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सी इज इक्वल टू क्या है बेटा मेरे पास फॉर्मूला? नॉट श्योर, ओके कोई बात नहीं। सी इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। अच्छा, तो सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा? डेल्टा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। तब बात तो, बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, बात तो सिर्फ डेल्टा टी की है, कि आप डेल्टा टी यानी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ना रखकर आप इस टेम्परेचर को किस में रखना बेटा? फॉरेनहाइट में रखना। तो क्या वही रहेगा डेल्टा टी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं डिग्री सेल्सियस लेता हूं, तो डिग्री सेल्सियस में अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर लूं,
और 20 डिग्री सेल्सियस में फाइनल टेम्परेचर। तो चेंज यहाँ कितना आया, डेल्टा टी कितना आया बताओ? 10। 10 आ गया ना, 10 आ गया ना, सब कुछ समझ में आया? यानी 10 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया, डेल्टा टी। यानी यहां पर आप निकालने के लिए अगर डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो सी इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बेटा, डेल्टा क्यू एम और डेल्टा टी। तो यू हैव टू पुट 10, बाकी डेल्टा क्यू और एम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको फॉरेन हाइट में रखता हूं। तो फॉरेन हाइट में 10 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? आई थिंक 10 डिग्री सेल्सियस को और फॉरेन हाइट में चेंज करेंगे 56 होगा, 50 होगा शायद ना बेटा, 50 होगा ये। सेल्सियस टू फॉरेन हाइट करिए तो 10 रखिए यहां पर। 10 डिग्री का मतलब 50 हुआ ये, यानी 50 फॉरेन हाइट हुआ। और 20 के जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा 68 फॉरेन हाइट। अब यहां पर चेंज कितना आया बेटा? हाँ, सर 18। 3। यहां पर चेंज क्या आ गया, 18। यानी अगर आप डिग्री सेल्सियस को फॉरेन हाइट में टेम्परेचर लेके आते हो तो डेल्टा टी की वैल्यू फॉरेन हाइट में क्या हो जाएगी, फॉरेन हाइट में क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब फॉरेन हाइट में जब वो इंक्रीज होगी तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बढ़ेगी तो सी क्या होगा बेटा, डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज। अब समझ में आ गया ना, क्लियर है कि नहीं है बेटा, क्लियर हुआ? यस। अच्छा यही क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहा हूं। इफ टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी, यही ऑप्शन है, तब क्या होगा, सर डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्यों? सर क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। तो क्या डेल्टा टी में कोई फर्क आएगा अगर आप डिग्री सेल्सियस में मेजर करो और सर टी केल्विन में? रिमेन्स अनचेंज्ड। हाँ, नहीं होगा कोई फर्क, चेंज वही आएगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, स्केलिंग जो आप याद करो थोड़ा, तो स्केलिंग में फॉरेनहाइट में 180 डिवीजन था, लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या था, 100 डिवीजन ही है। तो चेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो यही टेम्परेचर मैं केल्विन में लेता हूं, मैं मिटाता हूं यहां पर थोड़ा सा नीचे, यहां पर देख लो, तो केल्विन में ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना हो जाएगा, 283। 283, 283। और ये कितना हो जाएगा बताओ, 290। 293। चेंज कितना हुआ, 10। डेल्टा टी तो सेम रहेगा, स्केलिंग सेम है ना, मतलब हर एक डिवीजन एक केल्विन है, और वहां भी हर एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस है। तो जितना चेंज सेल्सियस में होगा उतना ही चेंज केल्विन में होगा। केल्विन और सेल्सियस में वो बराबर होंगे, लेकिन सेल्सियस और फॉरेनहाइट में वो बराबर नहीं होगा, सेल्सियस और केल्विन में भी वो बराबर नहीं होगा। तो डेट्स वाई वहां पर तो वो, अगर वो ये क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस टू फॉरेनहाइट है तब तो वो डिग्रीज आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कुछ भी रहे तो दिन चेंज पर इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहां 10 था यहां 283 आ गया, तो ये है, लेकिन डेल्टा टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, चेंज 10 ही रहेगा। इधर बढ़ेगा केल्विन में तो इधर भी तो बढ़ गया, ले दे के माइनस करोगे वो डेल्टा टी सेम ही आएगा। तो तब क्या आंसर होना चाहिए हमारा, रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। वाटर के स्पेसिफिक हीट में कितना बताया बेटा, सर 4.2 जूल पर सेल्सियस। और जितने भी सॉलिड्स लिक्विड्स हैं उनमें वाटर की स्पेसिफिक हीट जनरली बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की अगर आप बात करेंगे हम, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ बेटा, CW, दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको अगर केजी में बदलना होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अगर इसको कैलोरी में लिखना होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
ये वाटर के स्पेसिफिक हीट है। यानी सॉलिड और लिक्विड जो हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो मरकरी कह लो, चाहे वो कॉपर कह लो, चाहे वो आयरन कह लो, चाहे वो एल्युमिनियम कह लो, उसमें वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज की स्पेसिफिक हीट अगर बहुत ज्यादा है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, है ना, दैट मीनिंग कि आपको बहुत ज्यादा हीट चाहिए उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए, है कि नहीं। दैट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर, है कि नहीं। स्पेसिफिक हीट किसी की ज्यादा है तो उसका मतलब यही है, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमको टेम्परेचर को राइज कराने के लिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक हीट, है ना। कूल कराने के लिए भी क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वहां से इवॉल्व होगा। तो ये जरा ग्राफ देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। तो इनिशियली क्या हो रहा है ना, शुरुआत में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाटर के स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, कोई बता सकता है। स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर बढ़ा, देखो इधर टेम्परेचर का ग्राफ है, इधर स्पेसिफिक हीट का ग्राफ है। तो स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ रहा है, स्पेसिफिक हीट पे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग। इनिशियली क्या हो रहा है, विद राइज इन टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग, और कुछ इस पॉइंट पर आके वाटर की स्पेसिफिक हीट मिनिमम है, लगभग 35 से 40 के बीच में। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 37 डिग्री सेल्सियस पर आके वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा, मिनिमम, है ना। यानी आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग एट इनिशियली द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर टिल 37 पर आके मिनिमम आ गया। फिर 37 के बाद देखो वो ग्राफ बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर 37 से जैसे आप बढ़ रहे हो तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये जो वाटर की हमने स्पेसिफिक हीट लिया है ना, ये वाली वैल्यू जो हम ले रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली मेजर किया गया है लगभग 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस। बाकी देख रहे हो टेम्परेचर के साथ वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या हो रही है, वेरी कर रही है, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। देख रहे हो ना, लगभग 4.21 से लेकर वो 4.18 के बीच में वेरी कर रहा है। अच्छा एक और बात बताओ, नहीं 30 डिग्री नहीं है, थोड़ा ग्राफ चेंज हो सकता है, लगभग 37 पे होता है ना। अच्छा एक और बात मेरे को बताओ, अगर आपको कोई कहे कि स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, क्या टेम्परेचर बदलेंगे तो किसी भी सब्सटेंस का मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट बदल जाएगा, यस सर। बदलेगा, है ना। मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्पेसिफिक हीट विल बी चेंज, बट द चेंज इज वेरी मिनिमम। मतलब आप देखो वाटर में भी बहुत मिनिमम चेंज है। यहां देखो मैं ग्राफ बड़ा कर रहा हूं, यहां पर अगर आप बात करोगे तो 4.21 है और मिनिमम कितना है, लगभग 4.18 से थोड़ा सा कम। यानी अगर आप इसको घटाओगे तो 0.03 के करीब इसमें वेरिएशन है। तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है क्या, बहुत बड़ा वेरिएशन तो नहीं है। तो ये हर सब्सटेंस के लिए कि मैंने सब्सटेंस को अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे प्रैक्टिकली, अगर आपसे कोई पूछे कि डिपेंड करता है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस इट विल बी डिपेंड, डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट में बड़ा स्मॉल चेंज होता है, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इसलिए उस चेंज को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में कि नहीं आई, हाँ या ना भाई। ओके यस सर। ओके। अब यहां पर दिया बेटा वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोई आदमी बता सकता है मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कोई आदमी बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, बराबर, यही होता है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि यार मेरे को ज्यादा ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे इक्विवेलेंट अब आके खड़ा हो गया हूं, मतलब तुम्हारे बराबरी में हूं मैं। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास वाटर तो है ही, कितना ग्राम वाटर है अभी रहने दीजिए, यहां पर वाटर है और यहां पर कोई सब्सटेंस है, यानी यहां पर आपका क्या है, कोई ना कोई सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो बेटा, हीट दे रहे हो, और हीट कितना दे रहे हो आप इस सब्सटेंस को, डेल्टा क्यू हीट दे रहे हो, है ना। तो इस सब्सटेंस की जो टेम्परेचर राइज हो रही है, चाहे राइज के लिए भी लगा सकते हो, वो डेल्टा टी राइज हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ, मान लो ये सब्सटेंस है, ये क्या है बेटा, सब्सटेंस है ना। इसका कुछ भी मान लो, इसका मास को मैं ms मान लेता हूं
और इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट होगी, उसको CS मान लेते हो, एस फॉर सब्सटेंस, है ना। आप M1 और C1 भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसको इतना हीट दिया इस सब्सटेंस को, और डेल्टा क्यू हीट दिया, तो डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हुआ। उतना ही हीट मेरे को किसको देना है, वाटर को देना है। यानी कितना हीट देना है मेरे को, डेल्टा क्यू, सेम अमाउंट ऑफ हीट जितना आप सब्सटेंस को दिए हो, और उतना ही टेम्परेचर इसमें भी क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए। जो आपने सब्सटेंस को दिया उतना ही यहां पर भी होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही हीट को लेने के बाद उतना ही टेम्परेचर राइज कर जाए, वही अमाउंट ऑफ वाटर क्या कहलाएगा, वाटर इक्विवेलेंट। जैसे मैंने इसको हीट किया सब्सटेंस को, मान लो मैंने इसको 200 जूल दिया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, और टेम्परेचर राइज कितना हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर को भी आपको 200 जूल देना है, और वाटर में टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम राइज या फॉल। अगर हीट निकाल दोगे तो राइज करेगा, हीट निकालोगे तो फॉल करेगा। तो दोनों के लिए लगा सकते हो आप, राइज के लिए भी लगा सकते हो, फॉल के लिए भी लगा सकते हो। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द वाटर फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जो इस चीज को फॉलो कर लेगा, हर अमाउंट ऑफ वाटर में तो ये नहीं होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर है ना। जो मास ऑफ वाटर उसके बराबरी कर लेगा, वही मास ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, वाटर इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्लियर है बेटा यहां तक। यानी जितना हीट आपने किसको दिया, सब्सटेंस को दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो, उतना ही हीट आपने किसको दिया, वाटर को दिया। दोनों ही को हीट बराबर दिया मैंने आप, तो इसका मास को क्या मान लीजिए, m। हीट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर। तो आप क्या लिख सकते हो, सब्सटेंस के लिए क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, और क्या हो गया, डेल्टा टी। सिमिलरली वाटर का क्या लिख सकते हो आप बेटा, मास ऑफ वाटर, है ना, या मास ऑफ वाटर को मैं W ले लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है यहाँ पर, वाटर इक्विवेलेंट को यहाँ पर मैंने क्या माना है बेटा, W माना है। तो मैं यहाँ पर उसको क्या ले लेता हूँ, W ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, W। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ W, है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को CW ले लेता हूँ, और राइज इन टेम्परेचर भी यहाँ डेल्टा टी होना चाहिए, सेम राइज इन टेम्परेचर फॉर द सेम हीट। तो यहाँ भी क्या लगाओगे आप, डेल्टा टी लगाओगे। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। बहुत सारे बुक में वाटर इक्विवेलेंट ऐसे भी दिया होगा बेटा, वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ऐसा क्यों दिया रहता है ना, क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कैलोरी में कितना होता है बेटा, CW कितना होता है कैलोरी में, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर 1 रखोगे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो, है ना। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया नहीं है, आया नहीं है बोलोगे भाई, यस सर। आ गया। ओके आ गया। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CBSE PMT। CBSE PMT का मतलब CBSE प्री मेडिकल टेस्ट। यहाँ स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, ये एल्युमिनियम का दिया हुआ है, आपसे कह रहा है द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 50 ग्राम एल्युमिनियम इज, कितना आंसर होगा, लगा दो। वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लगाओगे, मास ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, 10 है। 10 हो गया। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया बेटा, 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम कितना दिया, 0.2, और वाटर का कैलोरी में तो 1 होता ही है, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 10 5, और ये कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इज द वाटर इक्विवेलेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये फॉर्मूला याद रखने के लिए कि हो सकता है सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट जूल में दे दे, तब तो वाटर का भी आप जूल में पुट करोगे, तो वो कितना है, वो तो 4.2 है। पता चला आप इसी फॉर्मूला पे लगा रहे हो, तो 4.2 को तो आप गोली मार दोगे, गोली मार दोगे नहीं, गोली मार दोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, कैलोरी में रहेगा तो 1 रहेगा, बात खत्म, 1 लिखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे। लेकिन मान लो यहीं पे एल्युमिनियम का अगर वो जूल में डिफाइन किया रहता, तो क्या आप यहाँ पे 1 लिखते, क्या नो सर। 4.2 रखते, यहां पर आप क्या रखते, 4.2 रखते।
सही बात है ना? तो यू हैव टू राइट 4.2 हियर। तो आप क्या रखोगे? W इज इक्वल टू 10 ग्राम। सही है ना? किसी को कोई डाउट यहां तक? एनीबॉडी हैव डाउट? नो ना? चलिए अब आते हैं बेटा, लास्ट टॉपिक है ये, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? सर हीट को मेजर जो करते हैं। एमएस लिखा हूं मैं। एमएस का मतलब मास ऑफ सब्सटेंस और सीएस का मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? हाँ, क्या बोले? कैलोरीमेट्री उसको बोलते हैं जो हीट मेजरमेंट को डील करता है, और जो डिवाइस इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं हम कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री हमेशा एक प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, बहुत आसान है। इसी फंडा को आप अगर याद रख लीजिएगा तो आपका कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन बन जाएगा। हालांकि कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन आगे भी बहुत सारा आएगा, मिक्सिंग ऑफ टेम्परेचर, जब आपको नेक्स्ट लेक्चर हम बता देंगे जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वहां पर कैलोरीमेट्री का ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, है ना? तो वहां पर फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां से बनते हैं, वो कराएंगे। मतलब अगला लेक्चर जो है फ्राइडे को जब होगा तो ये वाला टॉपिक हमारा आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि मान लीजिए दो सब्सटेंस है बेटा, एक ए सब्सटेंस है और एक बी सब्सटेंस है। इसकी भी कुछ टेम्परेचर है, दोनों में टेम्परेचर का फर्क है। दोनों को मैंने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये दोनों को मैंने मिला दिया कह सकते हो, या दोनों में कनेक्टिविटी कर दिया। तो क्या होता है, इनके बीच में हीट फ्लो होना चालू हो जाएगा ना? हीट फ्लो होगा कि नहीं? और हीट फ्लो हमेशा कहां से होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मान लो ए का टेम्परेचर T1 है और बी का टेम्परेचर T2 है, और मान लीजिए बेटा T1 ग्रेटर देन T2 है, तो हीट फ्लो होगा फ्रॉम T1 टू T2। कब तक हीट फ्लो होगा? जब तक के कॉमन टेम्परेचर पर ना आ जाए, है ना? एक हीट एक्सचेंज होगा, और हीट एक्सचेंज होकर ये दोनों सब्सटेंस जो है एक कॉमन टेम्परेचर पर आ जाएगा बेटा। उस कॉमन टेम्परेचर को मैं T ले रहा हूं, इन दैट कॉमन टेम्परेचर इज T, है ना? अब उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। जब कॉमन टेम्परेचर पर आ जाएगा तो उस कंडीशन को मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम। नहीं, इक्विलिब्रियम पर आ गया, तो इक्विलिब्रियम पर जब आ गया तो डेट इज नोन एज, जब हीट फ्लो बंद हो गया, ऐसा माना जाता है। तो यहां पर क्या है, अगर मान लो कि बाहर में कोई हीट लॉस नहीं कर रहा है, पूरा सरफेस जो इंसुलेटेड है, तो ए और बी, तो ए हीट दे रहा है और बी गेन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? है यस ना? सर। हीट का। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बस यही फंडा है, सिंपल। कोई भी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है तो ये प्रिंसिपल तो लगेगा ही लगेगा। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट गेन बाय अ कूल बॉडी। द कोल्ड बॉडी, है ना भाई? एक बॉडी हीट लॉस कर रहा है और एक बॉडी हीट गेन कर रहा है। हम ये मान रहे हैं कि सराउंडिंग में कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है कि नहीं? हम ये तो हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। यानी आप कह सकते हो, यानी यहां पर मैं मान रहा हूं कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि हीट का कोई लॉस यहां पर नहीं हो रहा है। अब हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा है बेटा, है कि नहीं? अब यहां पर देख लीजिए, एक्चुअली हीट का लॉस नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि जितना हीट ए लूज कर रहा है उतना हीट बी गेन कर रहा है। तो एक्चुअली अगर कोई आपसे पूछे कि कैलोरीमेट्री किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मतलब किस रूल्स पर बेस्ड है, तो क्या कहोगे आप? किस रूल पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है ना? बेस्ड नहीं है कि भाई एनर्जी, हीट क्या है? एक एनर्जी है, तो एक एनर्जी दे रहा है, दूसरा गेन करेगा, कहीं ना कहीं तो एनर्जी ट्रांसफर हो ही रही है कि नहीं? तो मैं ये मान लेता हूं, इसको थोड़ा सा आगे मैं चलता हूं, ठीक है ना? मान लीजिए कि मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है ना? एक बॉडी ए है, इसका मास कितना है बेटा? m1, और इसका स्पेसिफिक हीट कितना है बेटा? C1, ठीक है ना? सिमिलरली मेरे पास बॉडी बी है, ठीक है, इसका मास कितना है? m2, कुछ ना कुछ तो मास होगा, और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? C2, ठीक है? समझ में आ गया बात? अब यहां पर इसका टेम्परेचर जो है इनिशियली T1 है, और इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या है? T2 है। अब क्या है? T1 ग्रेटर देन T2, T1 का बड़ा है, तो इनके बीच में हीट का ट्रांसफर होगा, और फाइनली ये दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, ये भी और ये भी, है ना? यानी फाइनल एक कोई टेम्परेचर पर पहुंचेंगे, तब तक हीट क्या होगा? तो फाइनल कुछ ना कुछ टेम्परेचर पर ये पहुंचेंगे, और वो फाइनल टेम्परेचर में क्या मान रहा हूं? T, यानी फाइनली कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे पहुंचेंगे। तो आप कैसे लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? यानी हीट
लॉस्ट बाई ए जितना हीट लॉस किया है उतना हीट कौन गेन किया बेटा? हीट गेन्ड बाय बी। बाई बी। अब हीट का फॉर्मूला तो आपको पहले भी बता चुके हैं। हीट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम सी डेल्टा टी, यही होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो अब बताओ कि वन वाला जो हीट लॉस कर रहा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? M1 C1, यही बनेगा ना, डेल्टा टी। तो पहले इसकी टेम्परेचर कितनी है? T1। फाइनल टेम्परेचर इसकी कितनी हो गई? T1 से इसकी टेम्परेचर कहां तक चली आई? T तक। अच्छा, बड़ा कौन होगा, T1 होगा कि T बड़ा होगा हॉट के लिए? T1। मिक्सिंग टेम्परेचर तो उससे कम, उससे ज्यादा है ना, इनिशियल में तो हॉट का ज्यादा रहा होगा, कंबाइन तो ये दिया होगा ना, उसको हीट लूज किया होगा, तो इसकी टेम्परेचर क्या होगी? डाउन हुई होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर अब क्या लगाओ? बड़ा वाले से छोटा लगा लो, क्या लगा T1 लोगे आप? minus T। टी। सिमिलरली बी वाला हीट गेन किया तो कितना हीट गेन करेगा बेटा वो? M2 C2। T2 लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ना, इसके लिए तो कूल रहा था पहले, बाद में वो गेन किया, तो इसमें क्या कर सकते हो आप? T माइनस, है कि नहीं? समझ गया ना? इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, बात खत्म। सिंपल है ना यार, मैं बोल तो रहा हूं, आपको नहीं भी फॉर्मूला याद है ना, उसको मार दो गोली, फॉर्मूला को मार दो इधर से गोली, और सीधा करो कि सर हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। नहीं भी याद हम लगा देंगे, हीट का मेरे को फॉर्मूला पता है, बात खत्म। नहीं, फॉर्मूला को हटाओ, मैं कह रहा हूं फॉर्मूला को कट करो, ऐसे मारो गोली, नहीं चाहिए मेरे, मैं तो लिख बता दिया, बट ये प्रिंसिपल याद रखो, अब अपने आप हीट गेन्ड बाय हीट लॉस कर लोगे, हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए क्या कह रहा है। 100 ग्राम ऑफ वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम ऑफ वाटर है और वो कितना तक है बेटा? 10 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो क्या लगाऊंगा मैं बेटा? हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी, तो ये है ना, है ना। तो हीट, चलो मैं फॉर्मूला नहीं लगाता हूं, देखो, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अब कोल्ड बॉडी आपको दिख ही रहा है, दोनों का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसको क्या लगाओगे आप? M1 C1 और क्या लगाओगे आप? T1 माइनस टी। इसका क्या लगाओगे आप? M2 C2। इसको क्या लगाओगे आप? T माइनस T2। दूसरे वाले का कोल्ड बॉडी जो है उसका तो कॉमन टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या लगाओगे? 200 ग्राम इंटू C1 इंटू क्या करो, दोनों वाटर ही है, इंटू क्या करोगे बेटा? T1 कितना है? 80, 80 माइनस टी इज इक्वल टू क्या लगाओ बेटा? 100 इंटू C2, ये भी वाटर ही का है, इंटू T माइनस 10। क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, बताओगे हमें? अब देखो, दोनों तो स्पेसिफिक वाटर ही है ना, वाटर वाटर, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट तो वाटर वाटर कट गई। अब ये कितना हो जाएगा बेटा? 200, 100 आके इधर डिवाइड हो जाएगा बाई 100, 80 माइनस क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T माइनस 10। ये कितना हो गया बेटा? 2। अब ये कितना हो जाएगा? 160 माइनस 2T, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया? T माइनस 10। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा? 160 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 3T माइनस 2T हो जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो 170 बाई 3 इज इक्वल टू T। इसको कट कर दो, कितना आएगा बेटा? 15 और 6.6666 चलता जाएगा, 15.7 भी आप लिख सकते हो। इतना डिग्री सेल्सियस कॉमन टेम्परेचर मिक्सचर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी आदमी को? किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? यू कैन टेल मी। नो। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो फिर हम लोग लैटेंट हीट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली इवनिंग।